Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में बेटा हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं पाइथन के, ये पाइथन हम लोग आज की क्लास में पाइथन का एक पूरा रिवीजन टूर कर लेंगे, जिसके अंतर्गत पाइथन से जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस एक मैंने ड्रॉ करे हुए हैं जिससे कि मैं एक चैप्टर का आपको ओवरव्यू समझा पाऊँ, जिसकी चैप्टर में आपके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पाइथन एक की बात की करते हैं तो पाइथन एक भाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन के फीचर्स की बात की जाए, इन शॉर्ट हम रिवीजन कर रहे हैं पूरा, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई की उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, साथ ही आप लोगों का जिन लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रखी है बेटा उन लोगों का भी एक रिवीजन होने वाला है। तो पाइथन के आप पूछा जा सकता है कि सब कुछ पाइथन के फीचर्स बताइए, तो इजी टू यूज है। इसको इजी का यूज करने का मतलब है एज कम्पेयर टू, अगर आपने बात की जाए जावा की या बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके कंपैरेटिवली पाइथन बहुत ज़्यादा इजी है, और इजी टू पाइथन कोडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो पाइथन का जो कोड है वो कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी है। उसके बाद ये एक्सप्रेसिव है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब कहने का ये GUI प्लेटफॉर्म बेस्ड लैंग्वेज है। ये जो पाइथन होता है जरूरी नहीं है इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर विंडोज की जरूरत है या पर्टिकुलर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। ये सारे ओपन सोर्स है, सारे प्लेटफॉर्म पर इजीली रन हो जाती है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली ओपन हो जाती है, ये फ्री टू यूज भी है, ये इनएक्सपेंसिव भी है, ये कोडिंग के लिए भी बहुत आसान है, ये इजी टू अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये सारे फीचर्स पाइथन के हैं, इसीलिए पाइथन बहुत सारी जगह यूज हो रही है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स में आज के टाइम में पाइथन यूज हो रही है, जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे ऐप यूज हो रहे हैं। जो जैसे आप जब देखते होंगे कि ATM मशीन, तो ATM मशीन के अंदर भी जो लैंग्वेज का जो परफॉर्म हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए, वो भी हम पाइथन का ही यूज कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम हुआ या गूगल हुआ, वहां पर भी बहुत सारे उनके एप्लीकेशन पाइथन बेस्ड है। सो अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं। ये अब जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम टू सेम आए, कुछ घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को समझो। पूरा चैप्टर का एक रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन के बिहाफ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है जिससे कि आप इजीली चीजों को कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि पाइथन जो है बेटा, पाइथन के हमें व्हाट इज अ पाइथन वेरिएबल और आइडेंटिफाई द वेरिएबल दैट आर इनवैलिड एंड स्टेट द रीजन। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल दिए हैं, जैसे क्लास है, डू है, वाइल है, 4D A+ है। ये सारे हमारे पास वेरिएबल हैं, और पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। बेटा वेरिएबल वो वैल्यू होती है। वेरिएबल मतलब एक वैल्यू जिसमें हमारे कुछ डेटा स्टोर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला नेम। अब नेम में मैंने बोला नेम का नेम है, जैसे रोहन है और आपकी रीता है। उसके अलावा आपकी और कोई भी नेम हो सकता है आपकी क्लास में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मनु है या फिर अदिति है। ठीक है, तो ये सारे नेम हो सकते हैं एक नेम। तो ये नेम क्या है, बेसिकली नेम इज अ वेरिएबल। अब बात समझ में आ रहा है। तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कुछ और वैल्यूज या फिर कुछ डेटा स्टोर है, कुछ डेटा कंटेन है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ऐसी वैल्यू, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसी वैल्यू, ये ऐसी वैल्यू जिसके अंतर्गत बहुत सारा डेटा या बहुत सारी अदर वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, उसको हम
वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल इज लाइक आप ये समझो एक ऐसा डेटा या एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर बाकी सारे आपके नॉर्मल अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो वेरिएबल इज लाइक अ फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारे और हमारे डेटा स्टोर है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा दिमाग में मान के चलो। बट आपको अगर इसकी लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन लिखने की आएगा तो आप क्या लिखेंगे, आप वेरिएबल इज इन पाइथन में पूछा जा रहा है तो वेरिएबल इन पाइथन इज अ कंटेनर टू स्टोर, ये कंटेनर है टू स्टोर अ डेटा वैल्यूज, ये डेटा वैल्यूज को स्टोर करने का एक तरह से कंटेनर है। ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने अभी बताया नेम, ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं क्लास, तो आप ये क्लास इज अ वेरिएबल, अब इसके अंदर आप 9th 10th ये सब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला एज, तो एज कितनी हो सकती है 13 14 15 इस तरीके से। तो एज इज अ वेरिएबल, बात समझ में आए। ऐसे ही अब हमारे पास ये बोल रहा है क्लास डू वाइल 4D और a प्लस ये वेरिएबल है या नहीं है। पहली चीज, अगर है तो भी रीजन बताना है, नहीं है तो भी रीजन बताना है। तो बेटा वेरिएबल जो भी हम मानते हैं उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं पाइथन लैंग्वेज में। क्या क्या कंडीशन होती है मैं आपको बताऊं। आप जैसे मैंने बोला अभी नेम, तो आप नेम लिख सकते हो, मैं ऐसे नेम लिख सकती हूँ, मैं ऐसे नेम लिख सकती हूँ, मैं ऐसे नेम लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं वन नेम नहीं, तो मैं ऐसे कभी नहीं लिख सकती। यानी स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए वेरिएबल के। मैं नेम 1 लिख सकती हूं बट मैं 1 नेम नहीं ले सकती, ये पाइथन की कंडीशन है। पहली कंडीशन, स्टार्टिंग में कभी भी कोई सिंबल नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में कभी भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, लाइक एट द रेट क्लास, इस तरीके से स्टार्टिंग में कोई भी सिंबल, इवन दैट पाइथन के वेरिएबल में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए। एस बट एक आ सकता है, दैट इज अंडरस्कोर। मैं ऐसे लिख सकती हूँ NM, ये लिख सकती हूँ, बट मैं इसके अलावा मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, मैं ये वाला सिंबल स्टार का सिंबल नहीं बना सकती हूँ। तो ये वेरिएबल में नहीं मानते हैं स्पेशल सिंबल, एक अंडरस्कोर को छोड़कर। तो ये सारी जो कंडीशन होती हैं वो पाइथन के वेरिएबल की कंडीशन होती हैं। वेरिएबल जो एक कंटेनर जिसके अंतर्गत आपके डेटा वैल्यूज या वैल्यूज स्टोर हैं। क्लियर। अब देखो पहला बोल रहा है क्लास डू वाइल 4D a प्लस, तो बेटा जो क्लास है वो एक कीवर्ड है। हाँ, एक और कंडीशन होती है वेरिएबल की कि कोई भी कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड है पाइथन के कुछ स्पेशल डिफाइंड वर्ड। पाइथन ने कुछ स्पेशल वर्ड्स बनाए हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ स्पेशल नाम दिए हैं जो स्पेशल काम करते हैं। पाइथन के कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं, कुछ स्पेशल डेटा है जो एक स्पेशल काम करते हैं, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर इफ, एल्स, फॉर, वाइल, क्लास, ट्रू, फॉल्स, एक्सेट्रा। उसके अलावा आप नन, ट्रू, फॉल्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे क्या है, कीवर्ड है। अब कभी भी मुझे वेरिएबल का नाम देना है, वेरिएबल का नाम वो नाम जो आप दे रहे हो। जैसे कि मेरे को दो वैल्यूज का सम करना है, तो सम 1 सम 2 इस तरीके से। अब मुझे दो वैल्यू का सम करना है, मैं ये सम दे सकती हूँ, मैं ये दे सकती हूँ, बट मैं कभी भी नन नहीं दे सकती, इफ नहीं दे सकती, एल्स नहीं दे सकती, मैं वाइल नहीं दे सकती, फॉर नहीं दे सकती। मतलब कोई भी कीवर्ड का नाम जो पाइथन ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं वर्ड, वो नहीं दे सकती, उनको छोड़ के मैं दे सकती हूँ। अब आप कहेंगे कि मैम वो सारे कौन से हैं, तो वो सारे मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर एक पेज दे दूंगी जिससे आप सारे कीवर्ड्स पढ़ लोगे। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी में भी बेटा सारे कीवर्ड्स हैं, समथिंग 39 कीवर्ड्स या 33 कीवर्ड्स हैं। एक बार आप चेक कर लेना, वो सारे कीवर्ड्स आप एक बार बस देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उससे तो मैं कराऊंगी ही, लेकिन एक बार आप बस सारे देख लेना, जिससे कि कभी भी एमसीक्यू में आए क्या ये कीवर्ड है या नहीं है, या क्या इससे वेरिएबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसी वजह से आपके दिमाग में वो चीजें सारी सेट हो जाएंगी। तो देखो, पहला, क्लास हमारा वेरिएबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ठीक है। उसके अलावा क्या डू और वाइल ये कीवर्ड है, नहीं। क्यों, ये वेरिएबल है, नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड है। डू वाइल क्लास ये क्या है बेटा, ये ऑलरेडी पाइथन के
कीवर्ड है, इसीलिए ये क्या वेरिएबल नहीं हो सकते। इसका रीजन ये है। 4D A प्लस 4D क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टार्टिंग में पाइथन के कीवर्ड में, स्टार्टिंग के पाइथन के कीवर्ड में बेटा क्या क्या नहीं आ सकता? मैंने अभी बताया था आपको, नंबर नहीं आ सकता। स्टार्टिंग के पाइथन के कीवर्ड में कोई भी नंबर नहीं आ सकता। स्टार्टिंग के पाइथन के कीवर्ड में याद रखना, कोई भी नंबर नहीं आ सकता। 4D नहीं हो सकता, D4 हो सकता है। ठीक है, 4D नहीं हो सकता लेकिन D4 हो सकता है। क्लियर? तो देखो, तो यहाँ पे 4D नहीं हो सकता लेकिन D4 हो सकता था, इसीलिए हम लोग 4D नहीं यूज करते हैं एज अ वेरिएबल। ए प्लस नहीं यूज कर सकते बट ए अंडरस्कोर यूज कर सकते थे। ए प्लस इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट इज अ स्पेशल सिंबल, और स्पेशल सिंबल कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। व्हाट इज नन? तो नन क्या है? नन एक कीवर्ड है। ठीक है, यूज टू डिफाइन अ नल वैल्यू और नो वैल्यूज एट ऑल। ये नल वैल्यू और नो वैल्यूज को डिफाइन करने में यूज किया जाता है। नन कैन नॉट बी जीरो और एम्प्टी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और फॉल्स। तो नन कैन नॉट बी जीरो और एम्प्टी नहीं हो सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकता और फॉल्स नहीं हो सकता। जो नन है, अगर हमने किसी की वेरिएबल में नन दिया है, ठीक है, अब मैंने किसी भी वेरिएबल में नन दिया है तो मैंने इसको प्रिंट कराया, किसी भी वेरिएबल को नन दिया है, तो पहले तो ये याद रखो नन एक कीवर्ड है जो कि नल वैल्यू और नो वैल्यू को डिफाइन करता है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। नन का जो आउटपुट है कभी जीरो नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि मैम इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसका आउटपुट तो जीरो या एम्प्टी या फॉल्स आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ भी शो नहीं करेगा। इसके बाद ये कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। नन मतलब एट ऑल थिंग्स आर नन, मतलब नल वैल्यू शो करने के लिए हम नन का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ लो, ये कीवर्ड है पाइथन का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हाउ स्ट्रिंग्स आर। इसके अंदर, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है, इसमें सारी पाइथन का एक रिवीजन हो रहा है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कवर करने की कोशिश की है जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछी जा चुकी है, साथ ही आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने यही बोला है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक रिवीजन टूल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रिलेटेड का मतलब जैसे हाउ स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाइथन, पाइथन की स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट होती है, या फिर आपसे पूछ सकता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, इसका एग्जांपल दो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब इसमें से ही पूछेगा लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपको बस चीजें ऐसे याद रखनी है। देखो, स्ट्रिंग्स इन अ पाइथन आर एरे। स्ट्रिंग क्या होता है? बेसिकली आप ये समझो, जो हम करेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ए बी सी डी, दीज ऑल आर करेक्टर, यूनिकोड करेक्टर, इस सबके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स हैं। बट मैंने बोला कि मैंने बोला ए आर आर, मैंने बोला बी, मैंने बोला स्काउ, मैंने बोला डॉग। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब हो गया, अब मैंने सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि एक लाइन के अंदर जितने भी करेक्टर हैं वो एक स्ट्रिंग बन गई। मतलब बहुत सारे करेक्टर्स मिलके एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन को मैं एक स्ट्रिंग बोलूंगी। जैसे कि मैंने बोला हेलो एवरीवन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपसे क्या, जैसे मैंने बोला str1 इज इक्वल्स टू हेलो एवरीवन, मैंने बोला str1 इज इक्वल्स टू आई लव पाइथन। ठीक है, ठीक है, तो आई लव पाइथन। ठीक है, या फिर पाइथन कोडिंग, ये मेरी एक स्ट्रिंग होगी, ये मेरी स्ट्रिंग होगी str1। अब ये str1 क्या है? दिस इज अ वेरिएबल। आप ऐसे याद रखो, जब भी लिखो याद रखो ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या इक्वल क्या है? ऑपरेटर। पाइथन कोडिंग क्या लिखा है मैंने? ये एक स्ट्रिंग है। वेरिएबल मतलब जो हमने नाम दिया है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। तो ये str1 की जगह क्या मैं एस लिख सकती हूँ, क्या मैं ए लिख सकती हूँ? ए इज इक्वल्स टू हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा द्विवेदी। तो ये ए बी str1 दिस ऑल आर द वेरिएबल, और ये मैंने माना है बेटा, माना क्या है? माना है, ये मैंने डिसाइड किया है। अब मल्टीपल स्ट्रिंग, अगर बहुत सारी
मल्टीपल स्ट्रिंग कितने टाइप की होती है? स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? एक पाइथन में स्ट्रिंग एक एरे होता है जिसमें यूनिकोड कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग कितने टाइप की होती है? स्ट्रिंग पहले होती है स्ट्रिंग लाइन स्ट्रिंग्स, मतलब सिंगल लाइन स्ट्रिंग, पहली होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। दूसरी होती है जिसमें कि मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, जिसमें कि बहुत सारी लाइनें होती हैं, जैसे इनिशियली आई एम स्केयरिंग फ्रॉम पाइथन लैंग्वेज बट नाउ वर्किंग इन अ पाइथन बिकम इजी टू फॉर मी, कि इनिशियली मेरे लिए पाइथन लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, स्केयरिंग थी, बट नाउ पाइथन मेरे लिए इजी हो गई है, या इट इज एन इजी लैंग्वेज। तो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये क्या है? मल्टीपल लाइन। तो मल्टीपल लाइन मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग। तो पहली पाइथन की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दूसरी होती है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ वेरिएबल डे? देखो ये पूछ रहा है वेरियस म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पहली चीज, डेटा टाइप पाइथन में 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप मतलब जैसे कि लिस्ट, सेट, टपल, स्ट्रिंग, ये सारे जो अभी मैंने स्ट्रिंग पढ़ा वो एक डेटा टाइप है। ऐसे ही हमारे इंटीजर, ये क्या है? एक डेटा टाइप। इंटीजर जैसे कि x इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या है? एक डेटा टाइप। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। अगर मैंने ये 10.2 लिख दिया तो ये क्या हो गया? फ्लोट टाइप का। अगर मैंने हेलो एवरीवन लिख दिया तो ये किस टाइप का हो गया? स्ट्रिंग टाइप का। मैंने 10,2,5 लिख दिया तो ये किस तरीके का डेटा टाइप हो गया? सेट टाइप का। ऐसे ही मैंने लिखा 10,5, ये क्या हो गया? डबल टाइप का। मैंने लिखा 10:2,2:1, ये किस टाइप का हो गया? डिक्शनरी टाइप का। तो डेटा टाइप समझ में आ गया। अब डेटा टाइप कुछ टाइप के होते हैं, वही देख लेते हैं। पहला होता है बेटा म्यूटेबल डेटा टाइप, दूसरा होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। पहला क्या होता है? म्यूटेबल डेटा टाइप, दूसरा होता है इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिस डेटा टाइप में आप चेंजेस कर सकते हो वो म्यूटेबल डेटा टाइप पाइथन में होता है, और जिस डेटा टाइप में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो वो इम्यूटेबल होता है। क्या मतलब? जिसमें चेंजेस कर सकते हैं वो म्यूटेबल, जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल, ठीक है। तो जो चेंजेबल है वो कौन है? म्यूटेबल। जो चेंजेबल नहीं है वो है इम्यूटेबल। अब चेंजेबल कौन कौन है? म्यूटेबल में मतलब लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, दीज ऑल आर म्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ये इम्यूटेबल होते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेंटेशन इन अ पाइथन? एक्सप्लेन करो इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करता है, यानी अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है तो भाई वो खत्म भी होना चाहिए। तो ये चेक करता है कि प्रोग्राम हमारा क्या सही से स्टार्ट हुआ है, मतलब प्रोग्रामिंग की अगर मेरी स्टार्टिंग है, अगर इफ ब्लॉक है तो इफ ब्लॉक खत्म हुआ है, उसकी सही स्पेसिंग है या नहीं है, वो खत्म सही हो रहा है, उसकी ब्लॉकिंग सही है नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अब मैंने प्रिंट में, अगर मेरा प्रिंट फंक्शन है, मैंने प्रिंट में लिखा है यहाँ पे x, ठीक है, और मैंने ये वाला ब्रैकेट बंद ही नहीं किया, तो यानी मेरी क्या आ जाएगी? इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो सही एंडिंग और बिगनिंग को चेक कौन करता है? इंडेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, इफ x इज ग्रेटर देन y। एक सेकेंड में आपको पूरा रब करके समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बोला सपोज मैंने बोला इफ x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो प्रिंट करो x को, अदरवाइज प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट कर दो y को, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब चेक करने का काम कौन कर रहा है? इंडेंटेशन। एक प्रोग्राम से समझ के देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैं यहां पर लिख देती हूँ बेटा, एक प्रोग्राम ओपन कर रही हूँ अभी, तो मैं प्रोग्राम ओपन करती हूँ आपका आइडियली, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आइडियली को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर सपोज मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया x इज इक्वल्स टू 2, एंटर,
y इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब मैं बोलती हूं मुझे इफ कंडीशन लगानी है, मैं चेक कर देती हूं क्या x इज ग्रेटर देन, क्या x इज ग्रेटर देन y है। अगर है, और देखो इससे मैं क्या है आपको प्रोग्राम लिखना भी सिखा रही हूं किस तरीके की, अगर एक कंडीशन दूसरी से बड़ी है कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहां पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है, तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट ये कर दे x इज, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं बेटा x इज ग्रेटर। ठीक है, अदरवाइज ये लिख दे एल्स, प्रिंट करा दे, क्या प्रिंट करा दे, y इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर। ठीक है, और अब क्या करा, ये सब मैंने लिख दिया। अब देखो ये जो चीजें हैं बेटा, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है मेरी इंडेंटेशन, स्पेसिंग। मैं अगर यहाँ पे अभी आपको करके भी दिखाऊंगी, देखो अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाऊं, अभी पहले मैं इसको क्या कर लेती हूँ कॉपी, तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो अगर मैंने ये ब्रैकेट देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया, y इज ग्रेटर। क्यों y इज ग्रेटर आ गया भाई, y की वैल्यू क्या है 3, तो 2 से बड़ा 3 होता है इसलिए आ गया। अब सपोज मैं वही प्रोग्राम लिख देती हूँ और मैंने ये एक ब्रैकेट नहीं लगाया था और यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रही, देखो सिंटेक्स एरर आ गई क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग सही से नहीं है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो यही चीजें, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रिडिक्ट द आउटपुट, एक आउटपुट है फॉर i इन रेंज 1 से लेकर 10 तक और 3 की रेंज चलानी है, प्रिंट। चलो इसको क्या मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ ना, ज्यादा बेटर, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी मैंने क्या खोला था, आइडियली। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फॉर i इन रेंज 1, 10, 3, ठीक है, प्रिंट कराना है i को। ठीक है, फॉर i इन रेंज 1, 10, 3। ठीक है, यही बोल रहा था, एक बार और चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रिंट आई करा देना है। देखो अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1, 10, 3 लिख दिया है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अब पहले स्टार्टिंग किससे होगी, 1 से। फॉर लूप जो चलता है, फॉर लूप आई इन रेंज, फॉर लूप हमारी जो भी आई की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू आई की क्या है बेटा 1, इसे इनिशियल वैल्यू कहते हैं। इससे देखो यहां पे लिख के समझाती हूँ। देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। इसको बोलते हैं 10, जैसे दिया है एंडिंग वैल्यू। अगर मेरा सिर्फ लिखा होता फॉर आई इन रेंज 2, 5, तो सिंपली 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 और 5 पर खत्म हो जाता। अगर मेरा लिखा होता 1, 10, तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू 1, 2, 3, 5, 4, ऐसे करके मेरी 10 तक प्रिंट हो जाता। लेकिन ये क्या लिखा है 3, तो ये होता है मेरा उतना गैप, यानी सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 1 के बाद 3 का गैप छोड़ो, तो 1 में अगर 3 जोड़ो तो क्या बनेगा 4, तो 1 के बाद 3 का गैप के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद 3 का गैप करके क्या आ जाएगा 7, और 7 के बाद 3 का गैप करके आ जाएगा 11। लेकिन हमें यहां तक प्रिंट क्या करना है 10 तक ही, तो आगे 7 लास्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 4, 7। आपको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो 1, 4, 7 क्लियर हुआ। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि इससे मैं आपको चीजें, देखो सारी चीजें क्लियर आपको समझ में आएंगी। बस क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड्स के संग सबके साथ शेयर करो,
वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए ही ये क्वेश्चन डिजाइन करे हैं जिससे कि आपके एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीराइट द कोड करना है, इसमें हमसे क्या बोल रहा है बेटा, एरर। तो यहाँ पे एरर क्या है, देखो सबसे पहले ये है इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये क्या स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही होगी इफ के बाद हमारा हमेशा जो भी कीवर्ड होते हैं बेटा, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, उनके बाद हमेशा ये सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। उसके बाद बोल रहा है प्रिंट करो ऑड को। तो प्रिंट अगर मुझे सिर्फ ऑड प्रिंट कराना है तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, क्योंकि इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है इसीलिए इधर भी लगेगा, इधर लगाए ना इसी वजह से बेटा इधर भी लगेगा। अब क्या बोल रहा है एल्स, तो एल्स में देखो आप यहाँ पर आपके सेमीकोलन नहीं है तो सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। उसके बाद प्रिंट करा दो इवन, ठीक है। तो ये हमारा सही कोड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एरर वाले क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन एरर वाले पूछे रहेंगे, तो ये याद रखना कहाँ सेमीकोलन लगना है। मैं बस एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, कोई भी कीवर्ड देख लो, कीवर्ड के आगे कुछ भी लगा है सेमीकोलन लगेगा। कीवर्ड यानी जैसे इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सब में कीवर्ड सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा। ज्यादातर एरर सेमीकोलन की होगी ही, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इनकी एरर होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x की वैल्यू 40 है while x इज लेसर देन 50 है, फाइंड प्रिंट x है। इसमें क्या बनाना है, अगर प्रॉब्लम आ रही है मतलब एरर, वही एरर प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप याद रखना कि जो while लूप है वो कभी भी बड़ी वैल्यू, अगर मैंने बोला यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा 40, तो जो 40 से कम की वैल्यू तो प्रिंट होनी चाहिए 50 से बड़ी, यानी x इज ग्रेटर देन 50 बोल रहा है। अब क्या होगा, ये लूप में 50 से बड़ी वैल्यू प्रिंट करा रहा है, यानी ये लूप एंड टाइम्स तक चल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सही क्या आना चाहिए, लेसर देन होना चाहिए, ना कि ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर है, इस वजह से ये जो लूप है ये वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता रहेगा और ये कभी भी रुकेगा नहीं और एंडलेस चलता रहेगा। आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा लेकिन ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम बनाओ जो फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो हम इस पे क्यों बनाते हैं, हम डायरेक्ट आपको करके ही दिखाते हैं कि 3 नंबर के एवरेज का एक प्रोग्राम बनाना है, तो करके दिखा देती हूँ। देखो इधर ही कर देते हैं। चलो सबसे पहले मैंने बोला, सपोज मैं आपको 2-3 तरीके से करके दिखाती हूँ, आप जैसा मन हो वैसा कर लेना। मैंने बोला सपोज a इज इक्वल टू 2, एंटर, b इज इक्वल टू 5, एंटर, c इज इक्वल टू 9, एंटर, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इन सबका सम और डिवाइड बाई जितनी वैल्यूज हैं उनको हमें नीचे ऐड करना है। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स, वहां पर 3 वैल्यू का क्वेश्चन पूछा था ना कि 3 वैल्यूज का सम करना है, तो मैंने अपनी साइड से कोई भी वैल्यूज मान ली है। और अब आप लिखेंगे, जैसे मैंने अब लिखा d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये हो गया, पहले मैंने सम किया। अब मैं लिखूंगी एवरेज इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और मैं प्रिंट करा दूं एवरेज को, ठीक है। अब देखो आ गया 5.33, ठीक है। तो ये कहना चाह रही हूं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बेटा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू ले लो जो आपको रन टाइम पे वैल्यू लेनी है, इनपुट, ठीक है। उसके बाद सपोज डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है एंटर दी नंबर, ठीक है। और मैं इसको बंद कर दिया। अब कोई भी आप नंबर मान लो, मैंने सपोज माना 60, एंटर कर दिया। अब b की वैल्यू मान लो, b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर
एंटर दी नंबर। ठीक है, आप कोई भी नंबर मान लो, मैंने सपोज माना 50। उसके बाद यहां पर C इज इक्वल टू, एक मिनट, यहां पर C इज इक्वल्स टू इंट, और इंट, और फिर मैंने लिखा इनपुट ब्रैकेट में एंटर दी नंबर। ठीक है, और अब उसके बाद मैंने C की सपोज कोई भी वैल्यू मानी, मैंने माना 40। ठीक है, एंटर किया। अब उसके बाद सपोज मैंने सम इज इक्वल्स टू लिखा, सम इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ए प्लस, ब्रैकेट क्यों लिख रही हूं, अगर मैं लिखूंगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 तो ये सिर्फ सी का डिवाइड करेगा। मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ओके, या मैंने एवरेज लिख लिया, अभी एवरेज, डायरेक्ट एवरेज ही तो निकाल रही हूं मैं। एक तरीका ये है कि बेटा आप लिख दो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर आप लिखो, एक तरीका देखो मैं दोनों करके दिखाती हूं। एक तरीका ये है, पहले सम इज इक्वल्स टू मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर मैंने लिखा एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3 और प्रिंट करा दे अब एवरेज को। ठीक है, एक तरीका ये है, तो ये हो गया 50.3। एक तरीका था मैं डायरेक्ट एवरेज लिखती, एवरेज इज इक्वल्स टू ए प्लस, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 और वो सम प्रिंट करा देता। अभी किया है कि ये जो मैंने अभी किया था 3 वैल्यू का सम लिखा है, वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि चेक करो कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अब नंबर इवन और ऑड की कंडीशन क्या होती है, देखो भाई, नंबर इवन और ऑड की कंडीशन होती है कि अगर मेरी कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए तो नंबर क्या है, इवन, नहीं तो ऑड है। और ये वाला नंबर डिवाइड का मतलब कि मैं बोलूं कि 2 से डिवाइड हो जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा है, 0। तो रिमाइंडर के लिए पाइथन में एक ऑपरेटर यूज करते हैं, रिमाइंडर के लिए हम ये वाला साइन, देखो प्लस के लिए ये, माइनस के लिए ये। पहले मैं आपको है ना प्रोग्राम से ही समझा देती हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड भी देख लेते हैं एक बार, जिससे कि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड दिखा रही हूँ बस एक बार जल्दी से, फिर उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो मैंने बोला a इज इक्वल टू 6, एंटर, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, एंटर दी सेकंड वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बोला b इज इक्वल टू 5, ठीक है, मैंने बोला c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और प्रिंट करा दिया मैंने डायरेक्ट c को। तो देखो डायरेक्ट 11 आ गया मेरा, अब ये हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं सेम वैल्यू ले रही हूँ, ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको बोला सपोज सी इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया ए माइनस बी, ए माइनस बी, और प्रिंट करा दिया मैंने सी को। अब देखो अब मेरी 1 आ गया, यानी 6 और 1, 5 में से 1 माइनस हो गया, 6 में से 5 माइनस करें 1 बचा। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, मैंने सपोज लिखा सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लीकेशन बी। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में मैं स्टार वाला साइन बनाऊंगी, और मैंने प्रिंट करा दिया डायरेक्ट प्रिंट सी को। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, अभी मैं एक और तरीका करके दिखाऊंगी। तो 6 5 से 30 है, 5 6 से 30 की बात है, हो गया। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, देखो मैंने लिखा प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी। मेरे को सी लिखने की अलग से वो करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। तो आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। अब मैंने लिखा है सपोज प्रिंट, ये तो आपके नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन हो गए। अगर मैं बात करती हूँ आपके, मैंने लिखा सपोज प्रिंट एक टर्म आता है एक्सपोनेंशियल, यानी डबल साइन लगाना है मुझे, डबल
फ्लोर, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। जैसे अभी आपका जो नॉर्मल डिवीजन था तो आपका आंसर आ रहा था 1.2, लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा, सिर्फ आपको 1 आएगा आंसर, 2.2 नहीं आएगा। फ्लोर डिवीजन में आपकी पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आती, यानी रिमाइंडर वाली वैल्यू नहीं आती, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1। देखो ठीक है। एक आता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें हमारी पावर होती है a और डबल स्टार वाला साइन। जैसे एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बेटा कि a की पावर b, यानी 6 की पावर 5। तो देखो 7 7 5, जैसे मैंने बोला a की वैल्यू 2 होती और b की वैल्यू 3 होती, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। ठीक है। अब एक लास्ट है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है a, और ये परसेंटेज वाला जो साइन है वो आपको लगाना है। इसमें क्या आएगा, आपको रिमाइंडर वैल्यू मिल जाएगी, तो 1। ठीक है। 6 का डिवाइड 5 में दिया तो रिमाइंडर मेरा 5 1 5, रिमाइंडर मेरा 1 बचा। क्लियर। अब बस, अब आपको यही कह रहा था और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यही अब आपसे पेपर में भी इधर पूछा जा रहा है कि हमसे एक नंबर चेक कराना है कि उसकी जो रिमाइंडर वाली वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। चेक करना है कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर हम 2 से डिवाइड दे देते हैं किसी भी नंबर का तो वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। तो चलो करके देख लेते हैं। एक सेकेंड मैं बंद कर देती हूँ, इसीलिए ये मुझे लगता है कि शायद अब हो गया। चलो कर लेते हैं इजीली। हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू ली, इनपुट, एंटर द नंबर। ठीक है। अब मैं कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ, सपोज मैंने लिखा 9। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ, इफ x मेरा मॉडुलस वाला साइन 2 से अगर मैंने डिवाइड दिया और ये इक्वल इक्वल आ जाए 0 के, तो ये मेरी वैल्यू क्या है, तो ये बेटा क्या है, तो ये हमारा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, या मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे ही लिख दिया मैंने। चेक कर लेते हैं। तो ये प्रिंट करा दे इवन, x इज इवन, अदरवाइज ये क्या है, x इज ऑड। अदरवाइज ये क्या करा दे, एल्स, अदरवाइज ये एल्स प्रिंट करा दे x इज ऑड। ठीक है। ठीक है। अब देख लेते हैं। अब मैंने एंटर वैल्यू का की है 9, तो 9 इवन है ऑड है, तो आप सबको पता है, हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम से। प्रोग्राम में कैसे करना है, x इज ऑड। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स को करते हैं। आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको बस विदाउट टेंशन लिए अपना काम करना है और अच्छे से अपना पेपर दे के आना है। अब एक क्वेश्चन आया है, एक देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि हमको प्रिंट कराना है 1 से 10 तक के नंबर, या फिर 10 से 1 तक के नंबर, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से, या तो 10 तक प्रिंट हो जाए या 10 से 1 तक प्रिंट हो जाए। अब ये कैसा प्रिंट होगा, इसका सबसे पहले हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको प्रिंट करना है। देखो अगर मैं कोई भी x ABCD जो भी आपको वेरिएबल मानना है मान लो, आपने कोई भी वैल्यू लिखा इंट में, अगर या तो आप 1 से या 1 लिख लो या 10 लिख लो। अगर आपने 1 माना है तो आपकी जो वैल्यूज है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होंगी, और अगर आपने 10 माना है तो वो आपकी वैल्यू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से प्रिंट होंगी। कैसे करना है, सबसे पहले इफ कीवर्ड मानो, अगर मैंने x की वैल्यू मेरी 1 के बराबर है तो जो मेरी वैल्यू है फॉर i इन रेंज या x इन रेंज, और मेरी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी सिंपल 1 से 11 तक। मैंने 11 क्यों माना है, याद रखना इनिशियल वैल्यू मेरी फर्स्ट पे, फाइनल वैल्यू मेरी लास्ट पे। लेकिन अगर मेरे को सपोज यहां पर 10 लिख देती तो मेरी जो वैल्यू होती है वो 9 तक प्रिंट होती, एक कम। मैंने यहाँ पर 12 लिखती तो मेरी वैल्यू 11 तक प्रिंट होती। अगर मुझे 10 तक प्रिंट करानी है तो मुझे लिखना पड़ेगा 11। ठीक है।
एल्स, नहीं तो मेरी क्या वैल्यू प्रिंट हो जाए, नहीं तो मेरी फॉर एक्स इन रेंज, और स्टार्ट कहां से हो जाए 10 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 10 लिख ली और कहां तक प्रिंट होना है मेरा 1 तक, तो मेरे को 0 लिखना पड़ेगा, कॉमा -1 यानी एक छोड़ के। ये लास्ट में हम क्यों लगाते थे, मैंने अभी बताया था आपको लास्ट टाइम पर कि हम लोग ये लास्ट में इसीलिए लगाते हैं जिससे कि आप वैल्यू को छोड़ पाओ, ठीक है, एक वैल्यू को छोड़ पाओ, इसी वजह से हम ये क्या कराते हैं, हम लास्ट में -1 मैंने इसीलिए लगाया, ये गैप को शो करता है, ठीक है। चलो एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं जिसमें 1 से 10 तक या 10 से 1 तक की वैल्यूज को शो करेगा। चलो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने बेटा x इज इक्वल टू, एक्स मानो आप a मान लो, आपको लगेगा ऐसा तो a मान लो, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर 1 और 10, या तो एक प्रिंट करो या 10 प्रिंट करो, दिस इज आपके ऊपर है, दिस इज ओनली अप टू यू, ठीक है। मैंने एंटर किया, मैंने एंटर 1 और 10 में से क्या प्रिंट कराना चाहते हो, सपोज मैंने पहले 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इफ x इक्वल टू 1 है, कंडीशन अगर ये 1 के बराबर है तो मेरी रेंज चलेगी फॉर i, फॉर मैंने a माना है बेटा, सॉरी, तो इफ a, क्योंकि यहां पे मैंने x की जगह क्या मान लिया, a, आप b c d जो भी मानना चाहो मान सकते हो, इफ a इक्वल टू 1 हो जाए तो फॉर a इन रेंज, ये मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसीलिए लिखा है कि बहुत सारी बुक्स में i इन रेंज और x इन रेंज ही होता है, a b c d n कुछ भी लिख सकते हो, फॉर a इन रेंज, ये आपके ऊपर है। कहां तक प्रिंट कराना है, इनिशियल मुझे 1 से करना है और खत्म का करना है 11 यानी 10 पर, एक गैप होता है और सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। प्रिंट करा दे, प्रिंट क्या करा दे, मेरी वैल्यू x को प्रिंट करा दे, x a को, मुझे भी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि मैं ज्यादातर x यूज करती हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या कर दे, नहीं तो ये क्या कर दे, नहीं तो एल्स कर दे, नहीं तो एल्स कर दे, और रेंज मेरी लिख ले फॉर a इन रेंज 10 से स्टार्ट हो, 1 तक करना है तो मैं 0 तक जाऊं और मेरा -1 का एक गैप ले ले, ठीक है। प्रिंट करा दे a को। अब देखो मैं इसको क्या कर लेती हूं, अभी मैंने इसको करा है बेटा कॉपी, जिससे कि अगली बार मुझे टाइप करने की आवश्यकता ना पड़े। अब ठीक है, एंटर करें, देखो तो मेरी क्या वैल्यू प्रिंट हो गई 1 से लेकर 10 तक। अब अगेन मुझे अगर 10 से 1 तक वैल्यूज प्रिंट करानी है बेटा तो क्या करेंगे, यहां पर अगर मुझे 10 से 1 तक वैल्यू प्रिंट करानी है तो क्या करूंगी, यहां पे मुझे अगर 10 से 1 तक अगेन वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूंगी, तो यहां पर मैं वापस इस कोड को लिख देती हूं, पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं हुआ था, तो मैंने सपोज अगेन लिखा x, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हैंग कर रहा है सिस्टम, मैंने लिखा x इज इक्वल टू इंट, मैं एक बार कॉपी करके अगेन देख लेती हूँ, हाँ हो रहा है, तो यहां पे मैंने 1 की जगह 10 मान लिया है, ठीक है। प्रिंट ए, यहां पे मैंने क्या किया बेटा, अभी तक जो मैंने 1 और 10 में से मुझे वैल्यू मानी थी वो मैंने 10 लिखा था, अब मैं देखो यहां पे इक्वल और लगा दूं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो,
तो मैं यहाँ पर 10 मान लिया है मैंने सपोज, ठीक है। अब देखो ये मैंने 10 माना है, एंटर 1 और 10 में मैंने 10 माना है, पहले मैंने 1 माना था, और मेरी जो वैल्यू है वो 10 से स्टार्ट होनी चाहिए। देखो एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ही टाइप कर लेती हूँ। a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर 1 और 10, मुझे 1 और 10 में से वैल्यू माननी है, जो भी आप चाहो वो मान सकते हो। अभी हम लोगों ने 1 माना था, अब हम क्या मानेंगे बेटा 10, अब हम क्या मानेंगे 10। तो देखो अब मैंने क्या माना है 10, ठीक है। अब इफ अगेन a इज इक्वल टू मेरा 1 है, तो फॉर i इन रेंज क्या हो जाए 1,11, ठीक है। नहीं तो प्रिंट करा दे मेरा मेरी वैल्यू a की, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाए एल्स हो जाए, एल्स फॉर i फॉर a इन रेंज मेरी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाए 10 से स्टार्ट हो, कहां तक चले 1 तक चलानी है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 0, -1, ठीक है। -1 यानी एक छोड़ छोड़ के प्रिंट करा दे। एक छोड़ का मतलब है 10 के बाद अगर मैं -1 करती हूँ तो 10, 9, 8, 7 करके देख लो। फिर प्रिंट मेरी क्या करा दे बेटा ए को, ए में क्या है मेरी वैल्यूज है। अब देखना अभी तक जो वैल्यूज प्रिंट हुई थी हमारी 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4, अब हमारी जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो हो गया, तो 10 9 8 6 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने पाइथन का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। इसके बिहाफ पर अभी रिवीजन 2 ये 1 है एक, अब इसके बाद हमारा एक रिवीजन 2 होगा जिसमें हमारे स्लाइसिंग और स्पेसिंग ये सब चीजें होंगी। पाइथन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक रिवीजन था, पाइथन की यूनिट जो 1 थी आपकी क्लास 12 में जिसमें पाइथन का रिवीजन था वो कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन पाइथन का चैप्टर नंबर 1 का। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और एक वीडियो में मैंने पूरी पाइथन कंप्लीट करने की कोशिश की है। वीडियो कैसा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए बेटा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट आपके लिए इस तरीके से मेहनत करने का, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स कर पाऊँ और अच्छे अच्छे से वीडियोस आपके बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग बना पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।